हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आपकी ये पाठशाला लगती है आपके लिए ही। लेकर आते हैं हम सभी, कोशिश करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी ये सारी पढ़ाई करें, यानी कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये ऐसी क्लासेस होती हैं जिनमें अक्सर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बनस्पत ये कि हम अभी तक 6th-7th की पढ़ाई तो हमारे लिए फिर भी इजी होती है, लेकिन यहाँ सिलेबस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। लेकिन चीज़ें, कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, ये कुछ ज़्यादा वेरिएशन के साथ हो जाते हैं। तो हिंदी में भी कुछ ऐसे ही रहता है। आपके पास में 2 बुक्स रहती हैं, व्याकरण रहता है, लेखन रहता है, अपठित, गद्यांश, पद्यांश रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो चलिए कुछ ऐसे ही कोशिशों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी ने देखा कि क्लास 9th हो या 10th हो, मैंने अभी तक जो है आप लोगों के काफ़ी सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। करते करते हम आ चुके हैं रचनात्मक लेखन पे। और रचनात्मक लेखन जो हम टॉपिक अभी आप लोगों को करा रहे हैं, जितने भी, ये कंबाइंड तौर पर करा रहे हैं। कहने का मतलब क्लास 9th 10th कोर्स ए और बी, यानी कि सभी को मैं एक साथ कवर अप करती चल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लास 9th में भी आते हैं, क्लास 10th में भी आते हैं, कुछ कोर्स ए में आ रहे हैं, कुछ कोर्स बी में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इन सभी को एक साथ आपस में कंबाइंड कर कर कराने का फैसला किया, ताकि आप सभी अच्छे से इनको देख और समझ सकें। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, संवाद लेखन, ये क्लास 9th में आता है, कोर्स ए और बी दोनों में। ठीक है, संवाद क्या होते हैं, इनका लेखन कैसे किया जाता है, बहुत ही जरा सी सावधानियों के साथ इन्हें आज हम करना सीखेंगे। ठीक है, संवाद तो हम लोग डेली ही स्थापित करते हैं, किसी ना किसी के साथ हम जब बातें करते हैं तो वो संवाद ही होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, और साथ ही इसको संवाद लेखन करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ये भी एक ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट आज का टॉपिक, संवाद लेखन। संवाद लेखन किसे कहते हैं? पहले प्रॉब्लम आती है कि भाई ये है क्या संवाद लेखन, है कि नहीं? तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। अच्छी संवाद रचना के लिए, यहाँ पर छी हो गया, आ कट गया। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर अच्छी कर देते हैं। अच्छी संवाद रचना के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आप अगर अच्छे तरीके से संवाद लिखें तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, मेन ये होता है। अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी प्रश्नों द्वारा आप सभी की संवाद लेखन में होने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अतः अंत में कुछ उदाहरणों के जरिए और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो कई क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अच्छी संवाद रचना के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तीसरा है, इन सभी प्रश्नों द्वारा आप सभी की संवाद लेखन में होने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। तो 2 क्वेश्चन होते हैं कि भाई अच्छी तरीके से कैसे लिखें और इनमें क्या सावधानियां बरतें। ठीक है, फिर अंत में हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो ये हमारा हो गया कि आज के हम इस पूरे वीडियो में देखने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आते हैं। अब क्या होता है कि संवाद किसे कहते हैं? सबसे पहले, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाला वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे है, इस समय आप और हम हैं, लेकिन हमारे बीच ये वार्तालाप नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसको हम वार्तालाप नहीं कहते। अब मान लीजिए आप हो और आपके बगल में आपका भाई या बहन बैठे हैं, तो किसी बातों में, टॉपिक पे अगर डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है, तो वो वार्तालाप हुई। अब मैं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर विभूति मैम आ जाए, राहुल सर आ जाए या अभिषेक सर आ जाए, हम लोग आपस में बात करने लगे, तो वो कहलाती है क्या? वार्तालाप, यानी कि आपस में बात करना। तो हम लोग पूरा दिन में बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वार्तालाप, संभाषण, या हम उसको बातचीत, जो कुछ भी कह लें, डिस्कशन, जो एनीथिंग, कुछ भी कह लें, तो यही हमारा मेन क्या कहलाता है? संवाद। ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है कि भाई संवाद पता नहीं ना जाने क्या चीज होती है। संवाद कुछ नहीं होता, हम लोग आपस में बात करते हैं, वही संवाद हुआ। फिर आते हैं दूसरे शब्दों में, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। सिंपल, हम किसी से बात करते हैं तो वो बातचीत होती है।
इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, दो लोग बात कर सकते हैं। अब जैसे घर में होता है, कोई बात होती तो आप अपने भाई के साथ कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी वो डिस्कशन मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी आप सभी बैठे होते हो, तो एक ग्रुप डिस्कशन किसी चीज पे चल रहा होता है, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, बातचीत ही कहलाता है। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। अब बात ये आती है कि बाकी भाई हम बातचीत करते क्यों हैं। अब मेरे मन में जो बात आई वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी तो संवाद के माध्यम से पहुंचाऊंगी, और अगर आपके मन में कोई बात आई आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो हम बात करके ही पहुंचाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो मेनली हम संवाद क्यों करते हैं, अपने मन की बातों और भावों को प्रकट करने के लिए हम संवाद का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसका सहारा नहीं लेंगे तो हम अपने मन की बात को व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे ना, सिंपल सी एक बात है ना। तो हम क्यों ले रहे हैं इसका सहारा, अपने मन की बात को व्यक्त करने के लिए। जब दो या दो से अधिक, अब संवाद की परिभाषा पर हम आ गए, ठीक है। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिख कर भी। तो समझ में आया क्या होता है संवाद। अब मान लीजिए सिंपल है, अब हम और आप जैसे मैंने बोला कि मैं और विभूति मैम अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, संवाद हुआ। अब इसी संवाद को हम अगर लिख दें तो वो क्या कहलाता है, संवाद लेखन, ठीक है। यही चीज उन्होंने बताया, वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। अब संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और जो बात हुई तो उसे ज्यों का त्यों लिखा भी जाता है। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर जो है न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इंटरव्यू छपते हैं तो भाई पहले मान लीजिए, अगर मान लीजिए कपिल देव का इंटरव्यू हुआ तो पहला जो है वो साक्षात्कारकर्ता ने यानी कि एंकर ने उससे सवाल पूछे, फिर कपिल देव ने आंसर दिया, फिर साक्षात्कार ने पूछे, फिर आपका कपिल देव ने दिया। तो इस तरीके से एक के बाद एक क्वेश्चन होते हैं और आंसर होते हैं, तो वही चीज़ होती है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे मेरे और विभूति मैम के बाद, जैसे मैंने बोला कि राहुल सर के साथ या अभिषेक सर के साथ हमारी जो वार्तालाप होगी उसको अगर हम एज इट इज लिख दें तो वो संवाद लेखन कराएगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हमें काल्पनिक करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास संवाद लेखन के टॉपिक आएंगे ये काल्पनिक आएंगे, क्यों, क्योंकि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, करेक्टर्स दे दिए जाएंगे और आपको काल्पनिक तौर पर उसे लिखना होगा। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज्यादा संतुलित और सारगर्भित, यानी अच्छा ये बीच में रह गया, सॉरी, भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। अब क्या होता है, संवाद लिखते समय क्या होता है कि जो भाषा बोलने वाला है उसकी कैटेगरी अलग अलग होती है। मान लीजिए एक रिक्शा वाला अगर बात करेगा तो उसकी भाषा के शब्द अलग होंगे, अगर उससे कोई टीचर बात कर रहा है तो उसकी भाषा के शब्द अलग होंगे। मान लीजिए एक टीचर स्टूडेंट आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इन दोनों की भाषा में फर्क होगा, क्योंकि टीचर ज्यादा ज्ञानी है तो उसकी भाषा बहुत ही संयमित और संतुलित रहती है, लेकिन बच्चा इतना नहीं है तो उसको कभी कभी बोलने के लिए सही वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, तो उल्टा सीधा अगड़ंग अमड़ंग बोलता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब आपके पात्र संवाद कर रहे हैं तो उनमें हमें ध्यान क्या रखना है, किस तरीके से आप समझ पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज्यादा संतुलित और सारगर्भित यानी कि अर्थपूर्ण होगी, क्योंकि टीचर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पहली बात तो एज में बड़ा है तो एक्सपीरियंस्ड है, साथ ही साथ उसकी नॉलेज स्टूडेंट की नॉलेज से ज़्यादा है, तो वो जो जिस तरीके से बोलेगा उसके शब्दों पर नियंत्रण होगा और जो शब्द लेगा उनका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा होगा। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा, ये भी बात सही है। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। भाई यही है कि आप जहाँ अलग अलग रहते हो, मान लीजिए कि एक राजस्थानी स्त्री को खड़ा कर दो, एक बंगाली की स्त्री खड़ा कर दो, तो दोनों की भाषा फर्क होगी ना, लैंग्वेज फर्क होगी। लेकिन अगर हम हिंदी में ही लिख रहे हैं और दो महिलाएं खड़ा करेंगे तो उन दोनों महिलाओं के शब्दों का चयन भी हमें अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं की भाषा अलग अलग होगी। कहने का तात्पर्य है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा जब भी हम संवाद लेखन करेंगे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम संवाद लिख रहे हैं तो किनके बीच में, मान लीजिए एक सब्जी वाले और एक महिला के बीच में अगर संवाद हो रहा है
तो जाहिर सी बात है इन दोनों के शब्द अलग अलग रहेंगे, क्योंकि महिला ज़्यादा सभ्य है, पढ़ी लिखी है, जबकि वो सब्जी बेचने वाला है, तो उनके शब्दों में अंतर होगा, ये नेचुरल सी चीज़ है। संवाद लेखन में इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो। सजीव का मतलब क्या है कि एक्चुअल लगे कि ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब ये भी नहीं है कि सब इमेजिनेटिव बना दूं, ये भी नहीं होना चाहिए, जो कभी वास्तविकता के धरातल से छू ही ना हो, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। भाषा सरल हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, ठीक है। अब चूंकि जब हम बात करते हैं, हम आपस में जब बात करते हैं, तो क्या हम बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब हम बात करते समय कठिन शब्दों का नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो उसी का हम संवाद लेखन जब करेंगे तो भी हम वहां पर कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। संवाद के वाक्य बड़े ना हो, बहुत बड़े बड़े वाक्य आप नहीं बनाओ। बड़े बड़े अगर वाक्य बनाओगे तो उसमें सबसे बड़ा जो आपको खतरा रहेगा वो है आप बियॉन्ड द वर्ड लिमिट चले जाओगे, पहली चीज ये है। दूसरा, जो बात आप कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो संवाद लेखन के जरिए, वो बात कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाएगी, अपने रास्ते का, अपनी सेंटेंस का अर्थ वो खो देगी। संक्षिप्त और प्रभावशाली हो, यानी कि पहली बात तो ये है कि छोटे छोटे वाक्य लेना, और जो भी वाक्य के अंदर शब्द लोगे वो कम शब्दों में ज्यादा भाषा बात को बयां करें, और दूसरा इम्पैक्ट छोड़ें, ये ध्यान रखना। अभी हम आपको बताएंगे ना, देखिएगा अभी हम जब संवाद लेखन कराएंगे आपको, तो देखें शब्दों का चयन किस तरीके से होता है। मुहावरेदार भाषा काफी रोचक होती है, अतः मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करें। जब देखिए मुहावरेदार, इसलिए कहते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़िए, उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। रीजन ये है कि वो मुहावरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी एक चीज है, मुहावरों का इस्तेमाल वो बेखटके करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लिखी हुई कहानियां हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां कहीं आपको लगे कि हम यहाँ पर कोई मुहावरा डाल सकते हैं, आप वो मुहावरा वहां पर डालना, तो इससे क्या होगा, संवाद थोड़ा रोचक बन जाएगा। चलिए अब क्या आते हैं, यहाँ दिया गया है, अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से संवाद लिखना चाहते हैं तो कुछ चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बाई एक बताती हूँ। संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब हम संवाद करते हैं तो हम वाक्यों के थ्रू करते हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस आपको बहुत लंबे लंबे नहीं बनाने, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। भाषा एकदम सरल इस्तेमाल करनी है, कठिन शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, और नेचुरल बात बोलनी है, जैसे कि हम बातचीत करते हैं उसी तरीके से हमें वहां पर लिखना है। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ेगा, तभी तो संवाद पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। और दूसरा, सरस होना चाहिए। सरस का मतलब क्या, नहीं कि उसमें रस होना चाहिए, पढ़ने में आनंद आए। फिर आते हैं, आपकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो, ठीक है। जो हम बोलचाल जैसी भाषा हम बोलते हैं उसके आसपास होनी चाहिए, क्योंकि बोलते समय हम बहुत कैजुअल होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उतना ज्यादा भी हमें कैजुअल होकर नहीं लिखना है। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या अप्रचलित जिन शब्दों का प्रयोग ना करता हो, शब्दों का प्रयोग ना हो, तो यानी कि जो शब्द प्रचलन में हैं बोलचाल के, उन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। संवाद पात्रों को ये सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अब सामाजिक, समाज में उस की क्या स्थिति है, वो एक प्रधानमंत्री है तो उसके संवाद उतने संयमित होंगे, एक टीचर है तो संयमित होंगे, अगर एक मजदूर है तो उसका संवाद इतना संयमित नहीं होगा, पहली बात ध्यान रखिएगा, उसकी शब्दावली अलग हो जाएगी। समाज में किसका कैसा स्थान है, वो क्या पोजीशन रखता है, उसी हिसाब से उसके संवादों को आप चुनेंगे। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर रहना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं, संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, यानी कि संवाद जिस भी विषय पर है या जिस परिस्थिति पे हम संवाद कर रहे हैं वो सारी बात उन्हीं संवादों से हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। मान लीजिए कि अगर आप ये लिख रहे हो
कि आप स्कूल नहीं आए और टीचर आपसे उसका रीजन पूछ रहा है, तो जब हम संवाद पढ़ें तो टीचर ने क्या पूछा, आपने क्या जवाब दिया और आपने क्या रीजन दिया कि आप क्यों नहीं आए, ये सारी बात अपने आप में स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये पहले ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बात को बोलते हैं, कहते हैं, संवाद में लिख रहे हैं और जिस टॉपिक पे वो संवाद है अगर वो समझ ही में ना आए तो फिर आपका लिखना बेकार है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद यानी हंसी मजाक का समावेश भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रसंग ऐसा है कि जहां पर हंसी मजाक है, कुछ है, यानी कि चार दोस्त मिले हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो हंसी मजाक आप स्वतः ही डाल सकते हैं, ठीक। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली हो जाता है। जहां कहीं जरूरी हो आप वहां संवाद में मुहावरे भी डालो, लोकोक्तियां भी डालो। इससे क्या होगा, एक तो भाषा संवाद की बड़ी रोचक हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी और वो दूसरे व्यक्ति जो उस संवाद को पढ़ रहा है उसके ऊपर प्रभाव भी छोड़ेगी। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए दो मित्र हैं, रमेश और उमेश, ये अगर आपस में बात कर रहे हैं तो अगर रमेश बोलता है तो पहले रमेश का नाम लिखो, फिर उसके आगे उसका संवाद लिखो, फिर उमेश बोलेगा, उमेश लिखो यहाँ पे, फिर उसका संवाद। अभी हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि कैसे है। यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्टक में करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए हम बोलते बोलते एकदम से कहीं बैठ रहे हैं, या हम दो मित्र आपस में, जैसे मैं और विभूति मैम बात कर रहे हैं और एकदम से राहुल सर बीच में आ जाए, ठीक है, राहुल सर की एंट्री हो जाए, तो अब उनकी एंट्री को हम क्या करेंगे, कोष्टक में दिखाएंगे कि राहुल सर का आगमन। क्या बोलेंगे, राहुल सर का आगमन। ये बात हम किस में दे देंगे, कोष्टक में दे देंगे। अब क्या हुआ, हम और विभूति मैम बात कर रहे हैं और इतने में जो है ना, मैंने बात करते करते यहां से पेन उठाया, ठीक है, मेरा मूवमेंट भी हुआ। अब जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं या जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कभी कभी होते हैं ना, लोग बोलते बोलते बैठ रहे हैं या बोलते बोलते उन्होंने चाय का कप उठा लिया या पेपर उठा लिया, तो संवाद के बीच जो कोई भी एक्शन हो रहा है उसे भी आप कोष्टक में ही दोगे, ठीक है। समझ में आया। बेसिकली कोष्टक में हम उन चीजों को देते हैं, जो बातचीत होती है वो तो हम लिख देते हैं, लेकिन जो एक्शन मूवमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उन्हें हम कोष्टक में बताते हैं। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर है उसे भी कोष्टक में लिखना चाहिए। मान लीजिए हम बोल रहे हैं, यार कल मूवी देखने गए, बड़ा मजा आया, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्यों, क्योंकि वो आनंद हमारे चेहरे पे झलका। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, जैसे मैं लिखेगी रूपाली, उसके आगे हमने संवाद लिखा, ब्रैकेट में लिखा मुस्कुराते हुए, ब्रैकेट ओपन, मुस्कुराते हुए, ब्रैकेट क्लोज, कल मूवी देखने में, फिल्म देखने में बड़ा मजा आया, ठीक है ना। तो वो जो भाव भी आ रहे हैं, मुस्कुराहट आ रही है, हंसी आ रही है, या आप क्या कहते हैं हाथ दिखा रहे हो, कोई भी चीज है अगर, तो वो सारी चीजों को भी आप क्या करोगे, कोष्टक के अंदर मेंशन कर दोगे। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1 और दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। तो वैसे तो आप लोगों के पास ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को शब्द लिमिट दी जाएगी ये 40 से 50 या 60 वर्ड्स के बीच में। तो उस कंडीशन में आपके संवाद बहुत लंबे तो चलने वाले नहीं। अगर भविष्य में अगर कुछ ऐसा लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर संवाद आपको बहुत लंबे लिखने पड़ते हैं तो उसे आप दृश्यों के अकॉर्डिंग जो है वो पार्ट में कर देना। इससे क्या होता है ना कि व्यक्ति जो पढ़ रहा है संवाद को, उसके लिए संवाद समझना आसान हो जाता है। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। याद रखिए कि संवाद चाहे आप 30 से 50 शब्दों के बीच लिखो या 100 से 150 शब्दों के या 200-250 शब्दों का जब भी लिखो, जब आप वो संवाद एंड कर रहे हो तब तक जिस टॉपिक पे वो वार्तालाप हो रही है वो टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसे अधूरे में छोड़ दिया, ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये आपको चीजें करनी है। चलिए, अब ये सारी चीजें तो हमने बता दी, लेकिन अगर आप सही रोचक लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे। यहाँ पे अच्छे संवाद लेखन की विशेषता बहुत सारी होती है। सबसे पहली चीजें, आपको विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है।
बराबर मात्रा का प्रोपोर्शन होना चाहिए। मान लीजिए अगर 2 कैरेक्टर हैं तो 5 संवाद 1 को, 5 संवाद 1 को। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो संवाद लेखन के लिए आपको बहुत जरूरी होती है। चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर अच्छे संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क संबद्ध यानी अर्थपूर्ण विचार होना चाहिए। यानी कि आप जो भी संवाद कर रहे हो एक फ्लो, एक सीक्वेंस के साथ होना चाहिए, और जितना संवाद करो उसका कोई मीनिंग निकल रहा हो। मीनिंगलेस बातें हमें वहां नहीं लिखनी है। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखाना जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो भी करेक्टर है, जिस भी देश का है, उसका क्या परिवेश है, ये सारी चीजें ध्यान में रख कर हमें लिखना चाहिए। संवाद सरल भाषा में होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता हो वह उतना ही अधिक सजीव और रोचक और मनोरंजक है। यानी कि आपको वास्तविकता इंप्लीमेंट करनी है, काल्पनिकता नहीं लानी है। बहुत ज्यादा आपको भाषा कठिन नहीं करनी है, क्योंकि जितना वो सरल भाषा में रहेगा वो वास्तविक जीवन के करीब रहेगा, क्योंकि संवाद लेखन हमारे वास्तविक जीवन के करीब रहता है। ठीक है, अब ये भी नहीं ऐसे लिखोगे अरे यार ऐसा तो होता नहीं, अरे यार, तो ये सारी लैंग्वेज नहीं लिखनी है आपको। हम लोग बात करते समय ये सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन संवाद लेखन करते समय ये भाषा का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। पहली चीज भाषा करने, अरे मित्र ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर हम कल वहां जाते तो शायद हमें भी सारी जानकारी होती। ठीक है, होता ना। अब यहाँ पे अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलो अरे यार अपन वहां जाते तो पता चलता, नहीं चला, नहीं गए तो नहीं पता चला। अब ये लैंग्वेज जो हमने बोली है ये हम लिख नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा उसे प्यूरिफाई करके लिखना पड़ता है। पहली चीज ध्यान रखना, ठीक है, एज इट इज चीजें हमें नहीं लिखनी होती है। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें अर्थों को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलेगा। उसमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जगती है। तो समझ में आया। तो कुछ चीजें ध्यान रखनी, जैसे अब इसमें कुछ चीजें नहीं दी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बराबर पुरुष, अगर 2 कैरेक्टर है तो 5-5 संवाद सबको दो, 3 कैरेक्टर हैं तो 2-2-2-3 ऐसे करके सबको बराबर दो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी कैरेक्टर आपस में आप ले रहे हो वार्तालाप यानी कि संवाद लिखने के लिए, उनको बराबर प्रोपोर्शन में देना। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, भाव हैं, उन्हें कोष्टक में लिखिए। करेक्टर के आगे उसके संवाद, यानी कि जिस भी करेक्टर के बारे में, जैसे मान लीजिए रमेश बोल रहा है तो रमेश लिखेंगे, उमेश बोल रहा है उमेश लिखेंगे, रूपाली बोल रही है रूपाली लिखेंगे, उसके सामने उनके हम सारे संवाद लिखेंगे। विराम चिन्हों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होता है संवाद लेखन में, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि बात करते समय कहाँ हमारे भावों की तब्दीलियां हो रही हैं, कहाँ क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ इंटरेस्टिंग बात है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ कही जा रही है, कहाँ मेरा फ्लो बदल रहा है, या एकदम से मैं बात करते करते मुझे गुस्सा आ गया है तो मेरे चेहरे के जो भाव हैं वो बदल गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन विराम चिन्हों कोष्टक के जरिए पता चलती हैं। चलिए अब संवाद लेखन के उदाहरण, यहाँ पर मैं आपके लिए 4 उदाहरण लेकर आई। पहला उदाहरण देखते हैं, क्या दिया गया है। रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद लेखन आपको करना है, यानी कि एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है, इनके बीच आपको संवाद करना है। अब संवाद का कोई भी टॉपिक नहीं दिया गया है, बस आपको 2 लोगों के बीच संवाद स्थापित करना है। तो अब जाहिर सी बात है अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाएगा तो उसे कोई ना कोई तकलीफ होगी, तकलीफ लेकर जाएगा, डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर उसको चेक करेगा, फिर उसको बताएगा कि भाई तुमको ये हुआ है, इस कारण से हुआ है, फिर वो मेडिसिन लिखेगा। एक यही प्रोसीजर होता है ना। तो अब इसी प्रोसीजर को हम पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले रोगी दवा खाना में प्रवेश करता है। अब ये देखिए, ये एक्शन है, उसकी एंट्री जो है वो संवाद में नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने इसे जो है ब्रैकेट में लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया। डॉक्टर साहब नमस्कार। अब ये बात तो वो बोलेगा। अब मान लीजिए हम लोग भी हैं, अगर डॉक्टर के केबिन में एंटर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, गुड इवनिंग डॉक्टर, ऐसे ही बोलते हैं ना। सिंपल वही चीज़ है, लेकिन हमारा एंट्री जो है वो हमारा एक्शन है, इसलिए उसे हमने कोष्टक में दिया। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर। नमस्कार, आइए कहिए क्या हाल है। डॉक्टर भी सीधे करते हैं ना, हाँ हेलो गुड इवनिंग, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम हुई, आइए यहाँ बैठिए, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर। ठीक। रोगी, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है,
केवल सर्दी खांसी रह गई है। अब जब डॉक्टर ने हाल पूछा क्या है, तो रोगी ने बताया कि भाई क्या डॉक्टर। तो अब इसमें आप क्या ऐसा करते हो ना कि जैसे उन्होंने पूछा क्या हाल है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो खांसते हुए, चूंकि उसे सर्दी जुकाम है तो क्या बोलोगे, खांसते हुए। पहले से बहुत अच्छा हूं, बुखार उतर गया है, केवल सर्दी खांसी है। तो उसका जो खांसना है वो क्या था, वो एक्शन में था, उसे आप कोष्टक में लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब डॉक्टर ने इस चीज का आश्वासन दिया। रोगी, बस कोरोना ना हो जाए यही चिंता बनी रहती है। अब सबसे बड़ा कोरोना काल का यही डर था। आइए डॉक्टर, अरे चिंता की कोई बात नहीं है, कोरोना का टेस्ट हो गया है और आप नेगेटिव हैं। सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर का काम जो होता है सिर्फ रोग को दूर नहीं करना नहीं होता है, वो पेशेंट को मेंटली भी स्ट्रेस फ्री करता है अपनी बातों से। रोगी, कृपया खाने को बताएं कि क्या क्या खाऊं और क्या नहीं। डॉक्टर ने कहा, खट्टे फल खूब खाइए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमें सर्दी जुकाम में सही करता है, इसलिए उन्होंने बोला खट्टे फल खूब खाइए, इनसे सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगी, साथ ही कोरोना आदि के होने से भी बचा जा सकता है। बाकी जो इच्छा करे वो खाएं। हाँ, गरम खाना ही खाएं, दूध, खिचड़ी और मूंग दाल भी आप खा सकते हैं। तो रोगी ने जैसे पूछा, डॉक्टर ने वो सारी चीजें बताई। अब रोगी क्या कहता है, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन था, अब उसने देखा ये बहुत अच्छा, एस्टिमेशन मार्क लगाया, आजकल गर्मी का मौसम है, अर्धविराम, प्यास बहुत लगती है, पूर्ण विराम, क्या शरबत पी सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो विराम चिन्हों को ध्यान दिए ना, हमारा जैसे जैसे फ्लो बदलता है विराम चिन्ह हमारे वैसे वैसे लगते हैं। डॉक्टर, नहीं, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको हल्का गर्म ही पीना है, क्योंकि सर्दी खांसी है तो डॉक्टर ठंडा तो पीने के लिए बोलेंगे नहीं। रोगी, जी अच्छा, धन्यवाद। अब वो डॉक्टर के पास गया था, उसने अपनी परेशानी बताई, डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस बताए, यहाँ पर वार्तालाप खत्म हो गया। अब आपने एक चीज को ध्यान दिया कि जब हम वार्तालाप लिख रहे हैं तो जो कोई करेक्टर संवाद बोल रहा है उसे हम यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डैश लगा रहे हैं और इस तरीके से लिख रहे हैं। अब बारी आती है ये कि मैम हम कॉपी में कैसे करेंगे। सिंपल सी एक चीज है, तो कॉपी में करने के इसे दो तरीके हैं। ठीक है, इन दोनों तरीकों को आपसे मैं वाकिफ करा देती हूँ। पहली चीज है, जहां पर कॉपी में मार्जिन होता है वो हम कैसे लिखेंगे, तो दोनों कंडीशन में आप थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, ये एग्जाम की कॉपी है, तो दो कंडीशन में ये मार्जिन लाइन है, तो आप ये रोगी यहाँ पर लिख सकते हो। पहली चीज तो ये है, यहाँ डैश लगाया और यहाँ से फिर आप वार्तालाप लिखना शुरू कर दोगे। एक तरीका ये होता है, लेकिन मार्जिन लाइन में हमें हमेशा लिखने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका जरा थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, पुराना है, लेकिन अब जो जिस हिसाब से चलता है वो कैसे हम करते हैं, देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ये आपकी कॉपी है, ये आपकी मार्जिन लाइन है, तो आप यहां पे लिखोगे रोगी। ठीक है, यहां डैश लगाया, फिर यहां लिखोगे डॉक्टर साहब नमस्कार। ठीक है, ये आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरा तरीका, इसी में आप क्या करोगे, फिर उसके बाद जब डॉक्टर आएंगे तो फिर आप यहां पर डॉक्टर लिखोगे। ठीक है, डैश और फिर, तो याद रखना जो भी आपके संवाद आ रहे हैं वो इस तरीके से एक लाइन में होना चाहिए, और जो ये है ये क्या कहते हैं, करेक्टर दूसरी तरफ होने चाहिए। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सारी चीजें सीक्वेंस में लाइन से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सब्जी वाले और ग्राहक के बीच संदेश जो है संवाद है वो किस तरीके से करेंगे। अब सब्जी वाला किस तरीके से बोलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सब्जी वाले के पास जाहिर सी बात है कि कोई चीज मैं खरीदने ही जाऊंगी, है ना, तो यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले ग्राहक। अब सब्जी वाले का ठेला लगा है और मैं सब्जी वाले के पास पहुंची, तो मैं तो ग्राहक हो गई और बेचने वाला उधर है। तो चलिए देखिए क्या है, ग्राहक, ये मटर कैसे हैं भाई। भाई आजकल के मौसम में मटर तो नहीं मिलते, थोड़ा सा भी ठंड आएगी तो मटर मिलेगी। अरे आप मटर नहीं मिलो तो गर्मी में आप पालक खरीदने चले जाना, ठीक है, कुछ भी खरीद लेना। तो ग्राहक, ये मटर कैसे हैं भाई।
फिर क्या है सब्जी वाला, ले लो बाबूजी बहुत अच्छे मटर है एकदम ताजा। हर सब्जी वाला अपनी सब्जी की तारीफ बेइंतहा करता है। फिर आते हैं ग्राहक, भाव तो बताओ भाई, हम लेंगे पहले पैसे तो बताओ कितने के। सब्जी वाला, बेचे तो 15 रुपए किलो है पर आप 12 रुपए ले लीजिए। इस तरीके से सब्जी वाले बड़ा एहसान दिलाते हैं, जैसे लगता है कि हम उनके बड़े खास हैं और हमारे लिए उन्होंने सब्जी के रेट कम कर दिए हैं। ठीक है, आप कभी सब्जी लेने जाओ ना एक दो बार किसी के पास, तो देखना वो ऐसे ही करेगा। फिर आते हैं ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई, 12 रुपए किलो मटर बड़ा महंगा है। सब्जी वाला, आप 1 रुपया कम दे दो बाबूजी, कहिए कितने तोल दूं, तो तुम कब भाई 12 में लगा दो, कहते 1 रुपया और दे दो तो कम कर दो, यानी 11 में लगा दो। ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सब्जी वाला, टमाटर भी ताजा है साहब, बहुत सस्ते हैं। तो ताजा है वो, तो उसको तो और अपनी सब्जी भेजनी है, तो भाई आलू मटर तो ले रहे हो, सब्जी बनाने के लिए टमाटर भी तो पड़ेगा, टमाटर ले लो, तो उसने टमाटर भी दे दिया। ग्राहक, कैसे? सब्जी वाला, 10 रुपए किलो दे रहा हूं। ग्राहक, अच्छा दे दो 1 किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। ठीक है। सब्जी वाला, ये लो बाबूजी धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, लो भाई पैसे। भाई आजकल सब्जी वालों से अगर धनिया और मिर्ची मुफ्त मिल जाए ना तो समझ लो क्या बात है। तो देखा ना, इस तरीके से हो गया। चलिए अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्या दिया है, 2 दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद। अब देखिए इसमें आपको पात्र भी बता दिए हैं और आपको वार्तालाप का टॉपिक भी बता दिया है, 2 चीजें बताई। आपके लाइफ का क्या एम होने वाला है, इस बात को लेकर आप अपने फ्रेंड के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया है। यहाँ क्या दिया है, अनिल, 2 मित्र हमने बताए, तो एक अनिल ले लिया, एक आदित्य ले लिया, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, पहला मित्र है अनिल, तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? भाई 10वीं कक्षा के बाद तुम कौन सा विषय लोगे? आदित्य, मैं तो विज्ञान विषय लेने का सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं? विज्ञान का विषय ले लूं। अनिल, क्यों? आदित्य, क्योंकि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? अब देखिए जैसे जैसे संवाद बदलते हैं, विराम चिन्हों को भी आप ध्यान देते हुए चलना। अनिल, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? अध्यापक, यानी कि टीचर। आदित्य, एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दूर करता है, मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूं। आदित्य ने अपने मन की बात बताई कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आखिर मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूं? अनिल, मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मेरे विचार से यह सबसे अच्छी मानव सेवा है। ठीक है, लोगों की सेवा करना ये यहाँ पर बहुत अच्छा है। आदित्य, मुझे महसूस होता है कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, बस करने वाले की रुचि और ईमानदारी होनी चाहिए। अब कोई भी काम ले लो, अब ये कहो कि नहीं भाई मेरा काम बहुत अच्छा है तुम्हारा काम बुरा है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो उन्होंने आदित्य ने बोला। फिर अनिल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यहाँ पर उनके भविष्य को लेकर जो एम था डिसाइडेड, वो बात भी उन्होंने डिस्कस करी, और वो अपना ये एम क्यों डिसाइड कर रहे हैं उन्होंने ये भी चीज बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नंबर 4। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको 4 उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ, तो ये हमारा चौथा उदाहरण है। क्या दिया है, मनीष और आकाश 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। करेक्टर हमारे डिसाइड हो गए, मनीष और आकाश। दिसंबर की परीक्षाएं चल रही हैं, यानी कि आपका होगा मे भी शायद यूनिट। ठीक है, इधर भारत पाकिस्तान का 1 दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का अंतिम मैच है, यानी कि भारत 5 जो सीरीज चल रही थी उसके क्रिकेट मैच का अंतिम यानी कि फाइनल है। दोनों मैच देखना चाहते हैं परंतु पढ़ाई के दबाव से भी डरते हैं। उनमें हुई बातचीत की कल्पना कीजिए। अब क्या है भाई, 2 मित्र हैं, मनीष और आकाश, दोनों 6th क्लास में हैं, दोनों को वो मैच भी देखना है लेकिन एग्जाम प्रेशर भी है, क्योंकि हमारा एग्जाम भी है, तो एग्जाम भी नहीं बिगड़ना चाहिए और मैच का इंटरेस्ट भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मनीष, ओए आकाश, आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? आकाश, और छोड़ूंगा क्या, देखूंगा? मनीष, यार टीमें तो दोनों धुआंधार है, मजा बहुत आएगा। आकाश, हाँ आजकल तो विराट की भी पूरी फॉर्म में है
और अमित मिश्रा भी, उसकी एक बार फिरकी चल जाए तो 5-6 खिलाड़ी गए समझो। मनीष, वैसे इस बार भारत की टीम काफी संतुलित है और मजबूत है। आकाश, हाँ यार, टीम का जवाब नहीं। तो इस तरीके से दोनों के बीच क्या हुआ, मैच को लेकर डिस्कशन हुआ, क्योंकि एग्जाम भी है, वो उन्हें देखना भी है, तो उन्होंने सीधे ही बता दिया कि क्या देखोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से संवाद लेखन आपको करने हैं। अब कहाँ करने हैं, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको मैंने एक डीपीपी दिया है, उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक दे दिए हैं संवाद लेखन के, उन्हें देखिए, संवाद लिखकर रखिए, प्रैक्टिस करिए उसमें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे आपका थॉट प्रोसेस उतना बढ़ेगा और आप बढ़िया से सोचेंगे और बढ़िया बढ़िया आप लिख पाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे इसी डीपीपी के सोल्यूशन के साथ, यानी कि जो आपने संवाद लिखा होगा उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि आपने जो टॉपिक्स तो हम लोग कोई भी जो हमने दिए हैं टॉपिक उन्हीं पे आपको लिखना है। बस ये चेक करना है कि शब्दावली ठीक लेनी है, विराम चिन्ह ठीक लगाने हैं, जो आपने वार्तालाप का टॉपिक दिया गया है संवाद का, वो पूरी तरीके से हमने उसमें जो है जस्टिफिकेशन किया है कि नहीं किया है, संतुलन है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे इसी डीपीपी के सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।